छत पर सोने वाला ससुराल। सुनती हो मन की माँ, बहुत बुरी खबर है। गांव की जमीन पर मेरे छोटे भाई ने केस कर दिया। मामला कोर्ट में है। अब तो भगवान ही मालिक है इस जमीन का। कहते हैं आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन कोर्ट की तारीख मिलनी बंद नहीं होती। अरे ऐसा क्यों सोचते हैं जी आप? सब अच्छा होगा, बस भगवान पर भरोसा रखिए। भरोसा? अब क्या ही भरोसा करूं? भगवान के भरोसे ही तो अपने व्यापार के लिए इतना बड़ा लोन लिया था, लेकिन क्या हुआ? सारा पैसा डूब गया। अब इस जमीन से आस थी तो इस पर भी छोटे की नीयत खराब होगी। कहते हैं ना, वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। अब तुम ही देख लो कैसे हमारा वक्त बदल गया। मैं कहती हूँ ना जी, आप फिक्र मत करिए, सब सही हो जाएगा। इधर रमेश बाबू के दिन रात बेचैनी में कट रहे थे, उधर शीला की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था। ठीक 3 महीने बाद शीला ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और बेटी माही के जन्म के 1 महीने बाद ही रमेश बाबू उस केस को जीत गए। केस जीतने से रमेश बाबू की सारी परेशानियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो अपनी बेटी माही को घर की लक्ष्मी मानने लगे थे और उसकी कहीं कोई भी बात कभी नहीं टालते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। माही पूरे 22 साल की हो गई। माही, आज मेरे भाई की सगाई है, तुझे सगाई में जरूर आना है। माही सहेली शिखा के यहाँ सगाई में पहुंच गई थी। सगाई के कार्यक्रम में दुल्हन की ओर से आए रिश्तेदारों में एक लड़का आदित्य भी था, जो दिखने में बहुत हैंडसम था। माही को आदित्य एक ही नजर में भा गया था। सगाई के बाद, शिखा, मुझे आदित्य बहुत अच्छा लगा। क्या उसके घर में किसी का नंबर मिल सकता है? शिखा सहेली माही को आदित्य के पापा का फोन नंबर लाकर देती है। पापा, मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद किया है। मैंने सोच लिया है मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। मेरी बिटिया ने सोचा है तो सही सोचा होगा। पता लगवाते हैं ये आदित्य है कौन, कहाँ रहता है, ठीक है? माही के पिता आदित्य के पापा को फोन करते हैं और अपनी बेटी की शादी की बात चलाते हैं। भाई साहब, वैसे तो हम भी अपने बेटे के लिए कोई लड़की तलाश रहे हैं, लेकिन आपकी बेटे के साथ संबंध जोड़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। अरे भाई साहब, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? और आपकी बेटी को एक नजर में मेरी बेटी ने पसंद किया है। मेरी बेटी की पसंद के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप तो बस शादी की तैयारियां करवाइए। माही यार, तू सीरियस है क्या? मेरा मतलब, तू सच में शादी करने जा रही है उस आदित्य से? ये कोई मजाक की बात हो सकती है क्या? हाँ, मेरे पापा ने उसके पापा से बात की है, वो लोग शादी के लिए रेडी है। वो तो रेडी है, लेकिन क्या तू रेडी है? अरे यार, एक बार सोच समझ तो ले। ऐसे किसी को एक नजर देखकर रिश्ता जोड़ा जाता है क्या? मैंने कह दिया मतलब कह दिया, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटती। देख माही, तेरे पूरे जीवन का सवाल है और तू सारी जिंदगी से शहर में रह रही है। आदित्य का घर गांव में है, तू वहां जाकर कैसे मैनेज कर पाएगी? गांव और शहर के रहन सहन में बहुत अंतर होता है। कहाँ तो इतनी सुख सुविधाओं में पली हुई लड़की और कहाँ गांव का कठिन जीवन। देख, तू मेरी दोस्त है, समझाना मेरा फर्ज है। कल को ये मत कहना कि जब तू शादी कर रही थी तो मैंने समय रहते समझाया नहीं। कमाल शिखा, देख रही हूँ तो आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। ये सब छोड़, इतनी देर से मैं तेरे घर आई हूँ, कुछ चाय कॉफी पिलाएगी कि नहीं? और सुन, ये अपने रूम का एसी ऑन कर यार, गर्मी से मेरी जान निकली जा रही है। देखा, तू गाड़ी में एसी चलाकर मेरे घर आई। मेरे कमरे में भी अभी आधे घंटे पहले तक एसी चल रहा था, इसीलिए कमरा पहले से ठंडा था, लेकिन फिर भी तुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही और तू आदित्य से शादी करके गांव जाना चाहती है। तुझे क्या लग रहा है आदित्य के घर में एसी लगे होंगे? सहेली से मिलकर जब माही घर पहुंचती है तो वो थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। क्या बात है बेटा, आज कुछ परेशान नजर आ रही हो? वैसे तो अपनी सहेलियों से मिलकर आती हो तो बड़ी खिली खिली लगती हो। अब क्या बताऊं पापा, आपको पता है ना शिखा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं ये भी जानती हूँ कि वो कभी मेरा बुरा नहीं चाह सकती, लेकिन इस बार उसने जो मुझसे कहा ना, उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो गया है। अरे बेटा, ऐसा क्या कह दिया शिखा ने? वो तो बड़ी समझदार बच्ची है। पापा, शिखा का कहना है कि मुझे आदित्य से शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो मुझसे बहुत अलग है। शिखा का कहना है कि मैं गांव में जाकर वहां उसके घर पर एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। वो कह रही थी कि आदित्य के घर पर एसी कूलर भी नहीं होगा, गांव के लोग इतनी फैसिलिटीज नहीं दे सकते। तो फिर तुमने क्या सोचा बेटा? आदित्य से शादी करना चाहती हो या नहीं? मैं तो शादी करना चाहती हूँ पापा, लेकिन ये शिखा की वजह से ना मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है। अरे बेटा, तुम्हारे पापा के होते हुए तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आदित्य के घर पर आज के जमाने की सुख सुविधा नहीं है, बस यही दिक्कत है ना? तो ठीक है, आदित्य के माता पिता मिडिल क्लास है, गांव में रहते हैं, उतनी आमदनी नहीं है, तो क्या हुआ? तुम्हारे पापा के पास तो पैसा है ना,
जो कुछ भी मेरा है वो सब तेरा ही तो है बेटा। तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, तेरी शादी में मैं एसी, कूलर, फ्रिज, 4 पहिया गाड़ी सब कुछ देने वाला हूँ। ऐसी कोई सुविधा नहीं होगी जो तेरे पास नहीं होगी। पापा, आपने तो 1 मिनट में चुटकी बजाते मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आई लव यू पापा। अब तो तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं है ना बेटा? नो पापा, मुझे समझ में आ गया है कि आप मेरे सुपरमैन हो, जो मेरे जीवन की हर प्रॉब्लम्स को बस चुटकी बजाकर सॉल्व कर सकते हो। बेटी के चेहरे पर खुशी देखकर रमेश बाबू भी बहुत खुश थे। जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। बेटी को गांव के ससुराल में जाकर किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, ये सोचकर रमेश बाबू ने बेटी के दहेज में हर सामान दिया था जिसकी उसे जरूरत हो सकती थी। जल्दी ही माही और आदित्य की शादी हो जाती है। शादी के बाद आदित्य दुल्हन के साथ साथ 2 ट्रक भर के दहेज का सामान लेकर गांव पहुंचता है तो पूरा गांव हैरान रह जाता है। अरे सुषमा बहन, क्या भाग्य पाई हो, करोड़पति घर की लड़की को दुल्हन बनाकर ले आई हो। बहू के यहाँ से पूरे 2 ट्रक भरकर सामान आया है। सुना तो था बहू के मायके वाले बड़े अमीर है, आज अपनी आंखों से देख लिया। अरे बहन जी, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। हमारी बहू माही के पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस है, रुपये पैसों की कोई कमी नहीं है उनके यहाँ। अरे तो एक बात बताओ, इतने बड़े रईस सेठ है तो यहाँ गांव में अपनी लड़की क्यों ब्याह दी? शहर में लड़कों की कमी हो गई है का? लो, मेरा बेटा बहू को लेकर गृह प्रवेश कर रहा है और तू फालतू की बातें कर रही है। तेरे सीने पर क्यों सांप लौट रहे हैं? अगर मेरी बहू लाखों रुपए का सामान अपने दहेज में लेकर आई है तो तुझे पे तो दिया है ना राम जी ने एक बेटा। तू भी अपने बेटे की शादी में 20-25 लाख रुपए का दहेज ले लेना। तुझे किसने रोका है? अरे हम गांव वालों को कौन लड़की वाला 25 लाख रुपए का दहेज दे रहा है? पता नहीं हिम्मती मारी गई है इस माही के बाप की, जो अपने शहर में पली बड़ी लड़की को यहाँ देहात में शादी करके भेज दी है। एक तरफ गांव की औरतें हैरानी से सुषमा के घर की ओर देख रही थी, वहीं दूसरी ओर सुषमा बहू के मायके से आए हुए सामान को देखकर फूली नहीं समा रही थी। डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, लकड़ी के अलमारियां, एसी, ऐसा कोई सामान नहीं था जिसकी कमी अब सुषमा के घर में बाकी हो। एक तो जून का महीना, ऊपर से दुल्हन के लिबास में सजी माही को अब गर्मी से चक्कर आने लगे थे। पता नहीं कब ये लोग मेरे पापा का भेजा हुआ एसी मेरे कमरे में लगवाएंगे। गर्मी से मेरी तो जान निकल रही है। हे भगवान, कितनी गर्मी है यहाँ। क्या बात है, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो? सब ठीक तो है ना? आदित्य, मुझे ना इतनी गर्मी में रहने की आदत नहीं है, इसलिए गर्मी से मेरा दिल घबरा रहा है। और फिर आज ही हमारी शादी हुई है ना, माँ जी ने कहा है ये भारी साड़ी गहने सब पहन कर रखना होगा। मुझे ना ये सब पहनकर अब चक्कर जैसा महसूस हो रहा है। पत्नी की बात सुनकर पति आदित्य थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अच्छा सुनो, तुम्हें दिक्कत हो रही है तो ऐसा करो, ये भारी भारी गहने हटा दो, बस कुछ हल्का फुल्का सा पहन लो। माँ को मैं समझा दूंगा। और ये बहुत भारी साड़ी पहनने की भी जरूरत नहीं है, तुम शहर की लड़की हो, तुम्हें अभी ये सब करने की आदत नहीं है। कोई हल्की साड़ी लेकर आई हो क्या? हाँ लाई तो हूँ, लेकिन फिर भी कपड़े हल्के पहनने से गर्मी कम थोड़ी ना हो जाएगी। आप बस कुछ भी करके कल की कल कमरे में एसी लगवा दो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ना लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। पूरे 50,000 रुपए खर्च करके मेरे पापा ने ये एसी खरीदा है। अब क्या उसे कमरे में टंगवाने के लिए भी मुझे अपने मायके फोन करना पड़ेगा? आदित्य ने देखा कि माही किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो अपनी बात वहीं पर छोड़ देता है और अगले दिन सवेरे ही एसी लगवाने वाले मिस्त्री को बुलवा लेता है। दोपहर तक एसी लगकर तैयार हो चुका था। वाह, मेरा एसी लग गया। अब तो मैं एसी की ठंडी हवा में आराम करूंगी। अरे बेटा, तुम अपने कमरे में जा रही थी क्या? हाँ जी माँ जी, वो मेरे कमरे में एसी लग गया है, तब मैं वहीं आराम करूंगी ना। अरे बेटा, लेकिन तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करानी थी। चलो, ये कमरे में बैठकर आराम बाद में कर लेना, अभी चलकर पहली रसोई की रस्म खत्म करो। माही का मन तो नहीं था इतनी गर्मी में जाकर रसोई में काम करे, लेकिन शादी के बाद की पहली रस्म मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए बेचारी मन मारकर रसोई में पहुंच जाती है। भाभी, मम्मी ने कहा है कि पहली रसोई के लिए आपको उड़द के बड़े बनाने। मम्मी जरा बाजार तक गई है, तब तक आप दाल वगैरह पीस कर तैयारी कर लो। अरे उसमें कौन सा समय लगने वाला है, 1 मिनट में मिक्सर में दाल डालकर पीस दूंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, आराम से जाकर बैठो, रसोई का काम मैं संभाल लूंगी। ठीक है भाभी। इतना कहकर ननद जाकर किताब पढ़ने लगती है। इधर माही दाल को धोकर मिक्सी के जार में डालकर जैसे ही स्विच ऑन करती है, उसे पता चलता है कि लाइट तो है ही नहीं। सुरभि, मैं क्या करूं, लाइट तो आ ही नहीं रही है, कैसे दाल पीसेगी? अरे भाभी, तभी तो हमारे यहाँ मिक्सी में नहीं सिलबट्टे पर सब कुछ पीसा जाता है। आप भी सिलबट्टे पर दाल पीस लो और थोड़ा जल्दी करो, माँ मंदिर से लौटती होगी, देखेगी आपने अभी तो कुछ बनाया नहीं
तो बिना बात मुझ पर नाराज हो जाएंगी ना। बेचारी माही, जिसने आज तक मिक्सी में भी मसाले नहीं पीसे थे, उसे आज गांव के ससुराल में आकर सिलबट्टे पर दाल पीसनी पड़ रही थी। किसी तरह पसीने में लथपथ हाय हाय करते हुए माही ने दाल पीसकर काम खत्म किया और गैस जलाकर बड़े तलने शुरू कर दिए। हे भगवान, एक तो घर में एसी नहीं है, ऊपर से रसोई में इतनी उमस हो रखी है, यहाँ पर तो खड़े होने में भी सर घूम रहा है। कहने को तो इस किचन में पापा ने चिमनी लगवाई है, लेकिन चिमनी होने पर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक लाइट ही नहीं होगी चिमनी कैसे काम करेगी। बिना मिक्सी, चिमनी और बिजली के खाना बनाने में माही की हालत बिल्कुल पस्त हो गई थी। शाम के समय, अरे क्या हुआ माही, तुम्हारी शक्ल पर ऐसे 12 क्यों बजे हुए हैं? क्या बताऊं, गर्मी के मारे मेरा हाल बेहाल हो गया है। लाइट कब आएगी? मुझे अपने कमरे में एसी चलाकर सुकून से सोना है। देखो माही, तुम्हारे जिद करने के कारण मैंने कमरे में एसी तो फिट करवा दिया, लेकिन अभी बिजली पर तो मेरा कंट्रोल है नहीं। हमारे गांव में तो बिजली की हालत बड़ी खराब है। कभी कभी तो हफ्तों तक रात के समय बिजली नहीं आती, कभी कभी पूरे दिन में सिर्फ 5 घंटे के लिए बिजली मिलती है। इसीलिए गांव के लोगों को इसी माहौल में जीने की आदत हो जाती है। और तुम्हें क्या लगता है गांव के लोग कैसे भी गरीब होते हैं जो कूलर, एसी और मिक्सी नहीं खरीद सकते? लेकिन सच बात यह है कि गांव में बिजली का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसीलिए हम लोग मशीन पर निर्भर न रहकर अपने कामों को हाथ से निपटने पर ज्यादा यकीन रखते हैं। मशीनों के भरोसे रहेंगे तो हमारा काम तो हो ही नहीं पाएगा। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने तो बस इतना ही सोचा कि गांव में एसी नहीं होता तो एसी में मैं अपने मायके से ले जाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था गांव में तो बिजली भी नहीं रहेगी। मेरे पापा ने लाखों रुपया खर्च करके इतना महंगा महंगा सामान मुझे दिया, और वो सब सामान यहाँ आकर एक शोपीस बनकर रह गया। अब मैं क्या करूं? अगर रात भर लाइट नहीं आई तो मैं कैसे सो पाऊंगी? अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? बेशक हमारे यहाँ लाइट नहीं है, एसी नहीं चल सकता, लेकिन हम गांव वालों के पास रात बिताने के लिए एक बहुत अच्छा जुगाड़ होता है, और वो है हमारी छत। छत पर पानी डालकर उसे सोने लायक बिल्कुल ठंडा कर दिया होगा माँ ने। तुम भी चलो, अपना तकिया चादर ले लो, तुम भी छत पर ही सोना। तुम्हारे कहने का मतलब है बिना पंखे कूलर के तुम लोग ऐसे ही खुले आसमान के नीचे सो जाओगे? ना बाबा ना, मुझे उसे खुले में सोने की आदत नहीं है, मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। देखो माही, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। मुझे तो बड़ी जोर की नींद आ रही है, मैं तो छत पर सोने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी छत पर आ सकती हो। इतना कहकर आदित्य अपनी चादर और तकिया लेकर छत की ओर निकल जाता है। कुछ देर तक गर्मी में अपने बेड पर लेटने के बाद अंत में थक कर माही भी अपना तकिया चादर लेकर छत की ओर चली जाती है। अगले दिन सुबह माही फोन पर अपने पापा से कहती है, पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने आदित्य से शादी की। आपको पता है पापा, आपका दिया हुआ कूलर, एसी, मिक्सी, चिमनी, वॉशिंग मशीन सब के सब शोपीस बनकर यहाँ पर मेरा मुंह देख रहा है, और मुझे सारा काम खुद से करना पड़ता है। आपको पता है, मैंने जिंदगी में पहली बार हाथ से कपड़े धोए, हाथों से मसाला पीसा। इतना ही नहीं, पूरा दिन गधों की तरह काम करने के बाद जब रात को मैंने आदित्य से अपने कमरे का एसी चलाने के लिए कहा, तो आदित्य ने बताया गांव में रात के समय बिजली नहीं आती। मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी पापा, आप मुझे यहाँ से ले जाइए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। आपको पता नहीं है, पूरी रात जाग कर बिताई मैंने, ऐसे खुले आसमान के नीचे, मुझे नींद नहीं आने वाली। इतना कहकर माही जोर जोर से रोने लगती है। अरे बेटा, रो मत बेटा। अच्छा ठीक है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम्हारी मम्मी और मैं तो 4 धाम की यात्रा पर निकल गए। 25 दिन में हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी, और हम लोग जैसे ही वापस लौटेंगे तुम्हें आकर वहां से ले जाएंगे। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना बेटा, बस किसी तरह से ना ये 20-25 दिन बिता लो। लेकिन पापा। लेकिन कुछ नहीं बेटा, 4 धाम यात्रा को बीच से छोड़ना अच्छा शगुन नहीं होता ना। अब तुमने शादी की है तो 25 दिन तो तुम अपने ससुराल में बिता ही सकती हो ना। इतना कहकर रमेश ने फोन काट दिया। दूसरी ओर माही की सास अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा, तूने क्या कल पूरा दिन बहू को अकेले ही काम में लगा कर रखा? अरे वो शहर की लड़की है, उसने कभी जीवन में इतना काम नहीं किया होगा, और तूने आते ही उसे काम में झोंक दिया। बेटा, अपनी भाभी के साथ मिलजुल कर काम कराया करो। अरे जैसे तू इस घर की बेटी है, वो भी अपने माँ बाप की लाडली बेटी है। सिर्फ शादी हो जाने से रातों रात सब कुछ थोड़ी ना बदल जाता है। माँ के कहने पर माही की ननद काम में उसका हाथ बटाने लगी थी। कपड़े धोने हो, बर्तन धोने हो, या फिर रसोई में खाना बनाना हो। अब दोनों ननद भाभी मिलकर सारे काम निपटा रही थी। रात के समय सारा काम खत्म हो गया, और देखिए ना, आज तो बाहर कितनी अच्छी हवा भी चल रही है। चलिए भाभी, छत पर सोने चलते हैं। नहीं, मुझे खुले में नींद नहीं आती।
अब धीरे धीरे माही और उसकी ननद के बीच की दोस्ती गहराने लगी थी। घर का काम समय से निपटाकर दोनों ननद भाभी छत पर पहुंच जाती, फिर घंटों गप्पे मारती और उसके बाद तारों की छांव में सो जाती। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत गया। एक दिन माही के पिता रमेश उसे लेने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। माफ कीजिएगा समधन जी, अपनी बच्ची को फूलों की तरह रखा है हमने। अरे हमारे यहाँ 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं कटती और आपके यहाँ मेरी बच्ची बिना बिजली, पंखे, कूलर के किसी तरह गुजारा कर रही है। देखिए आप लोग नाराज मत होइएगा, 3-4 महीने की बात है। जैसे ही गर्मियां बीतेगी माही वापस आप लोगों के साथ आ जाएगी, लेकिन इस भीषण गर्मी में बिना एसी के उसका गुजारा नहीं हो पाएगा। तभी माही भी वहां आती है। नहीं पापा, ये मेरा ससुराल है। अब तो अच्छाई और बुराई दोनों के साथ मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। और आप ठीक कहते थे, मैं कुछ ज्यादा ही घबरा रही थी। धीरे धीरे इसी माहौल में मैंने जीना सीख लिया है पापा। अब आपको मुझे अपने साथ घर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर बिजली की समस्या है, जिसके लिए आदित्य ने इन्वर्टर मंगवाया है, ताकि दिन में बिना पंखे के ना रहना पड़े। हर रात में तो वैसे भी छत पर सोना अब मुझे भी अच्छा लगने लगा है। बेटी की बात सुनकर रमेश बाबू खाली हाथ लौट जाते हैं। उन्हें भी अब इस बात का संतोष हो गया था कि उनकी बेटी बिना एसी के ससुराल में छत पर सोकर गुजारा करना सीख गई है। और वैसे भी कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, और माही को अब अपने हालातों के साथ जीना आ गया था।